औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से लेके आगे जितने भी हम पढ़ सकते हैं आज के क्लास में। इंटरव्यू के हवाले से हमारा ग्रैंड इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन जो है वो स्टार्ट है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितना भी हो सके 1000 और 2000 तक के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम इसको इंटरव्यू तक जो है कवर करेंगे। अच्छा, अगर इसी की पीडीएफ कॉपी किसी को चाहिए हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं अपलोड कर लूँगा आज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 111 व्हाट इज वर्चुअल लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली द ब्लेंडेड लर्निंग जो कि पूछा जाता है अक्सर। ब्लेंडेड लर्निंग जो है इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ आर इन्वॉल्व। ठीक है, जब किसी लर्निंग के अंदर ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों एनवायरनमेंट इन्वॉल्व हो। जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी हादिया साहिबा अपना जो है माइक ऑफ कीजिएगा। मियाँ साहब, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो ब्लेंडेड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल बोथ एनवायरनमेंट और यूज्ड। जिस तरह आजकल ये इंडक्शन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, टीचर के जो एंड सर्विस ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, दिस इज द टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग और यही ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, उनको टेबलेट भी दिए जाते हैं और उनको जो फिजिकल क्लासेस जो है उसके लिए भी उनको मोटिवेट करके उनमें भी उनको पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों सिस्टम अगर एक जगह पे काम करे, एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करे, दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, व्हाट इज वर्चुअल लर्निंग एंड ब्लेंडेड लर्निंग। और वर्चुअल लर्निंग जो होती है उसमें एक इंस्ट्रक्टर ऑन द स्पॉट क्या करता है, मैसेजेस भी करता है, ईमेल भी करता है, करिकुलम असाइनमेंट और सारी चीजें और वीडियोस जो होंगे ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट होती है। ठीक है, when we use physical and online environment of learning is called blended education. वर्चुअल लर्निंग क्या है? तो वर्चुअल लर्निंग इज ऑनलाइन लर्निंग वेयर इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स while using online videos, instant messaging and emails. क्लास क्लास में ऑनलाइन होती है, करिकुलम असाइनमेंट एवरीथिंग इज ऑनलाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, लेकिन गाइडेंस के लिए टीचर होता है। ठीक है, जिस तरह हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अगर हम देखें तो इसमें जितने भी चीज़ें होती है वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, चाहे आपकी क्लास हो, आपकी करिकुलम से रिलेटेड चीज़ें हो, असाइनमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ वर्चुअल लर्निंग। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112 112 व्हाट इज ईसीई एंड ईसीसीई। ठीक है, अगर हम देखें ईसीई अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड ईसीसीई अर्ली चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन, अगर हम देखें तो इसमें एक सी इंक्लूड किया गया है और इस सी का मतलब है कि दो फैक्टर इसमें और जो है इंक्लूड किए गए हैं जिसको हम कहते हैं हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी। ठीक है, जब ईसीई के अंदर हम हेल्थ हाइजीन और सेफ्टी को दो फैक्टर को हम जब इंक्लूड कर ले तो इट बिकम ई सी सी ई। ठीक है, काम जो है पाकिस्तान पे अगर हम देखें तो इस पे कितना काम हुआ है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए और अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के लिए। दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों जो फैक्टर्स है हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी, जस्ट यही दो इंक्लूड किए गए हैं अभी ईसीसीई के अंदर। ठीक है, तो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पहले इसको कच्ची क्लास की एजुकेशन कहा जाता था। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन कच्ची क्लास इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 पॉलिसी, 98 की पॉलिसी जो कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में आई थी, तो उसी टाइम ही कच्ची क्लास या ईसीई एजुकेशन जो है ये उसी टाइम में इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, फर्स्ट करिकुलम ऑफ ईसीई इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001। 2001 में स्पेसिफिकली ईसीई के लिए फर्स्ट करिकुलम जो है वो डिजाइन किया गया एंड रिवाइज्ड इन 2007 और 2007 में इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 में
जो कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में आई थी, NEP 2009, ECE एज वाज स्पेसिफाइड फ्रॉम 3 to 5 years। ठीक है, इसी पॉलिसी के अंदर जो ECE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की जो एज थी वो 3 से 5 ईयर तक इन्होंने स्पेसिफाई की। ठीक है, और अभी भी यही 3 to 5 years ही है। ठीक है, अच्छा, ESR एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म, कल जो हमने इस पे बात की थी, जो कि मुशर्रफ के गवर्नमेंट में 2001 से 2005 तक थे, 55.5 RS बिलियन जो बजट था जो एलोकेट किया गया था, तो उसमें इसी के लिए 42,500, 42,500 टीचर जो है, और क्लासरूम्स, इसके लिए मतलब क्लासरूम तो इतने नहीं, लेकिन टीचर 42,500 जो है ये हायर करने के लिए रिकमेंडेशन की गई थी। ठीक है, और क्लासरूम भी, न्यू क्लासरूम भी जो है स्पेसिफिकली ये जो कच्ची क्लास के स्टूडेंट होते हैं, तो इनके लिए, ये जो बच्चे होते हैं, इनके लिए अलग क्लासरूम्स होते हैं जिसमें खिलौने होते हैं और जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए चीज़ें होती है। तो उसके लिए अलग जो है ECE क्लासरूम, ECCE क्लासरूम जो है उसकी रिकमेंडेशन हुई थी। ठीक है, आजकल है प्राइमरी स्कूलों में हमारे यहाँ यहाँ जो एरियाज है, खैबर पख्तूनख्वा, जो हमारे एरियाज है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो हर एक स्कूल को ये PTI के गवर्नमेंट में 5-5 लाख रुपए उन्होंने दिए थे कि आप लोगों ने इनसे स्पेसिफिक चीज़ें लेनी है। तो अभी जो लर्निंग है स्पेसिफिकली ECCE क्लास की, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग है। ठीक है, द न्यू नेम अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन 2020 SNC, 2020 की जो SNC का जो करिकुलम है, तो इसका नाम चेंज करके इन्होंने ECCE रख लिया। ठीक है, बोथ आर सेम बट हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी वाज इंक्लूडेड इन इट। ये दो चीजें इसमें इंक्लूड की गई, पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि जो हेल्थ हाइजीन है और सेफ्टी है, यही दो चीजें इसमें इंक्लूड की गई। ठीक है, अगर हम ओवरऑल वेस्टर्न सोसाइटी की बात करें, तो मारिया मोंटेसोरी ने भी हैंडीकैप चिल्ड्रन की स्पेसिफिकली उसके लिए जो है ये बात की थी, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की। और प्रोइबल जो है उन्होंने भी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात की थी, तो ये भी आप लोग हवाला दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 113, 113, व्हाट इज स्कोप ऑफ एजुकेशन। अच्छा, स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है डेप्थ एंड विड्थ, इसमें गहराई कितनी है और इसमें वसादत कितना है, मतलब इसके अंदर कितना कोर्स आ सकता है, इस पे कितना काम हुआ है, इसका फ्यूचर ट्रेंड क्या है, तो ये सारी चीजें मिलके एक स्कोप बनाता है। स्कोप का जस्ट मकसद ये नहीं होता कि इसमें जॉब कितने होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी कितने होंगे, ये फ्यूचर ट्रेंड जो है ये स्कोप का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। स्कोप के अंदर फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है, तो इट्स मीन कि इसी सब्जेक्ट का स्कोप ज्यादा है। ठीक है, scope refer to the range, opportunities of activity, operations and application. Education has a wider range of application। ये देखो, मतलब एजुकेशन का इस्तेमाल, इसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी है और इसका रेंज कितना है, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, तो ये सारी चीजें हमारे पास स्कोप के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास आएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, पॉपुलेशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है ये आती है स्कोप के अंदर। तो इसीलिए scope refer to the range, opportunity of activity, operation and application. Education is a wider range of application like educational philosophy, educational psychology, educational sociology, history of education, economics of education, methods of teaching, educational administration and supervision and population studies। ठीक है, तो इस सब में जो है हमारे पास ये एजुकेशन जो है इसका स्कोप है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 114, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एक है मूड्स ऑफ एजुकेशन, एक है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर टू, व्हिच इज जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, जबकि मूड्स ऑफ एजुकेशन आर थ्री, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो जनरल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन व्हिच वी एक्वायर्ड इन स्कूल्स नॉर्मली। ठीक है, जो कि स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक जो बच्चे या 12th तक जो बच्चे हासिल करते हैं, दिस इज जनरल एजुकेशन। जबकि वोकेशनल एजुकेशन जो है, दिस इज द टाइप ऑफ एजुकेशन वेयर देयर इज समथिंग प्रैक्टिकल इन्वॉल्व, जिसमें हम प्रैक्टिकल चीजें जो है वो सिखाते हैं या सीखते हैं, तो दिस इज वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, और एक प्रोफेशन है और एक वोकेशन है, दोनों के दरमियान थोड़ा डिफरेंस है।
वो वोकेशन जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत हो तो उसको हम प्रोफेशन कहेंगे। याद रखिएगा, वोकेशन सिंपली एक वोकेशन होता है, एक पेशा होता है, जबकि प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन और वोकेशन में ये डिफरेंस है कि वही वोकेशन सॉरी, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोफेशन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 116 116 है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राइंगल ऑफ टीचिंग प्रोसेस भी हम इसको कहते हैं, या ट्राइंगल ऑफ टीचिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ टीचिंग जो है, दिस इज टीचर, उस्ताद है, लर्नर है, स्टूडेंट है, एंड कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट्स की जगह हम करिकुलम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट, लर्नर और टीचर जो होगा तो वहां पर टीचिंग होगी। अगर एस एक भी इसमें मिसिंग है तो वहां पर टीचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 117, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। पहले तो हमने व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है, ये क्वेश्चन क्लियर क्या है, लेकिन हियर we are explaining the relationship of psychology and education। तो साइकोलॉजी स्पेसिफिकली बात करती है तीन चीजों पे, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। तो अगर हम देखें तो लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन, दीज थ्री आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बगैर, मेंटल एज के बगैर, इसके बगैर हम एजुकेशन एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली साइकोलॉजी डील विद लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। हर जगह पे आप लोगों ने यही तीन पॉइंट जो है ये फुट करके ही आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। ठीक है, इट आल्सो डील्स मेंटल लेवल्स, बच्चे की मेंटल एज क्या है, मेंटल लेवल क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, आई क्यू लेवल क्या है, ई क्यू लेवल क्या है, तो ये सारे साइकोलॉजी के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 118 118, व्हाट इज द डिफरेंस अमॉन्ग एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो एगो, इसको हम शॉर्टली एगो कह सकते हैं, AGO, ए फॉर एम्स, जी फॉर गोल्स एंड ओ फॉर ऑब्जेक्टिव्स। तो एम्स जो होंगे दीज आर द नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस, while goals जो होंगे these are school based level expectations, while objectives are class level expectation, aims are national level expectation। for example, हम कोई जलजला है, जलजला, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, सॉरी, जलजले के झटके महसूस किए गए। आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, अच्छा। ये सबसे खैर हो गई। हाँ बस जलजले की शिद्दत इतनी नहीं थी, इंटेंसिटी, अल्लाह ने खैर किया। शुक्र है। उधर चलिए सही। किसी और जगह महसूस हुए कि नहीं झटके? हमारी तरफ फील नहीं हुआ ना ये, आपकी अच्छा तरफ अच्छा ज्यादा होगा। अच्छा अच्छा। पेशावर में नहीं, इधर नहीं फील हुआ। अच्छा, यहाँ जिले देर लोअर में जो है ये जलजले के झटके, रात को भी ये झटके हुए थे तकरीबन अच्छा अच्छा, रात को भी आया है। 12:30 पे, और अभी जो है अल्लाह खैर करे। चलो ये स्टार्ट लेते हैं। एम्स, गोल और ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे थे। तो जो एम्स है, तो एम्स आर द नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशन, जो हमारे स्पेसिफिकली नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशन होते हैं, दिस दीज आर द एम्स। फॉर एग्जांपल, हम जो है एक एक ब्रॉड एरिया जो है उस पे हम अगर काम करना चाहते हैं कि नेशनली हमने कोई चीज अचीव करनी है, दिस इज आवर एम्स।
गोल्स जो होंगे स्पेसिफिकली दीज आर स्कूल लेवल एक्सपेक्टेशन। स्कूल के अंदर फॉर एग्जांपल हमने डिसिप्लिन पे काम करना है और डिसिप्लिन जो है वो हमने इम्प्रूव करना है, दिस इज और गोल। जबकि ऑब्जेक्टिव जो होगा दीज आर, इसको हम एसएलओज भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। तो ये हमारे क्लास लेवल एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो हम अचीव करते हैं, दीज आर और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 119 है 119, व्हाट आर स्ट्रेंड्स, स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क एंड एसएलओज। ये तो 2006 के करिकुलम में मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी थे। अगर हम देखें तो 2006 के करिकुलम में कुछ डेवलपमेंटल एरियाज जिसको हम बेंचमार्क कहते हैं वो डेवलप किए गए थे कि क्लास 1 2 3 ये एक लेवल होगा, सॉरी क्लास 1 एंड 2 फर्स्ट लेवल होगा, क्लास 3 4 5 ये सेकंड लेवल होगा, 6 7 8 थर्ड लेवल होगा, 9 10 फोर लेवल होगा, और 11 12 जो है ये फिफ्थ लेवल होगा। ठीक है, तो ये बेंचमार्क थे। और इसके साथ साथ कुछ लर्निंग एरियाज थे। लर्निंग एरियाज के फॉर एग्जांपल मैथ्स है और इसी तरह केमिस्ट्री है और ये जो फिजिकल साइंसेज है, तो उसके लिए जो लर्निंग एरियाज थे कि फॉर एग्जांपल हमने ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए जो नाम यूज किया गया था वो था स्ट्रैंड्स। ठीक है। और स्टैंडर्ड जो था स्पेसिफिकली ये यूज किया गया था साइंस के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। और ऐसे लॉज तो मैंने आप लोग को कहा कि दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स आर दीज आर द क्लासरूम बेस्ड एक्सपेक्टेशन which is expected to be achieved after the completion of a unit, a program or a period. ठीक है। की लर्निंग एरियाज आर स्ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड्स, ये दोनों की लर्निंग एरियाज है लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। स्ट्रेंड्स आर फॉर डिफरेंट एंड स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। स्ट्रैंड्स फॉर जनरल साइंसेस, ये देखो स्ट्रैंड जो है जनरल साइंसेस के लिए है, वाइल स्टैंडर्ड्स फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स जो फिजिकल साइंसेस है, तो उसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स का नाम जो है, सॉरी स्टैंडर्ड्स का नाम जो है वो यूज किया। वाइल बेंचमार्क आर द डेवलपमेंटल लेवल, लाइक ये देखो डेवलपमेंटल लेवल क्या थे, 1 2 इनको एक लेवल का नाम दिया गया कि ये फर्स्ट लेवल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम करिकुलम में ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो एरिथमेटिक स्केल है तो वो हम फर्स्ट डेवलपमेंटल लेवल में सिखाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि फर्स्ट टू 2 क्लास के अंदर जो है ये हम सिखाएंगे। फिर जो है क्लास 3 4 5 जो है ये सेकंड लेवल, 6 7 8 थर्ड लेवल, 9 10 ये फोर्थ लेवल, एंड 11 और 12 जो है ये फिफ्थ लेवल है। ठीक है। SLOs आर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम एट द एंड ऑफ अ टॉपिक, चैप्टर आर प्रोग्राम। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड साइबरगॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेडागॉजी, पीडिया एंड एगोग्स, ये दो वर्ड से बना है। पीडिया एंड एगोग का मतलब है यंग, पीडिया मीन यंग बॉय एंड एगोग मीन लीडर। ठीक है। तो मतलब ये है कि जो यंग बॉयज और चिल्ड्रन होते हैं उसके जो टीचिंग मेथड और टेक्निक होते हैं, दिस इज पेडागॉजी। और ये जो वर्ड है ये कॉइन किया था फर्स्ट टाइम सोक्रेटिस ने। एंड्रोगाजी इज द टीचिंग प्रैक्टिसेस आर द टीचिंग मेथड्स ऑफ ऑफ एडल्ट। ठीक है। अच्छा, पेडागाजी इज द आर्ट ऑफ टीचिंग और मेथड ऑफ टीचिंग of children and boys. ठीक है। Pedagogy term was coined by Socrates. Andragogy is the art of teaching of adults, and the term andragogy was coined by Malcolm Knowles. Knowles. ठीक है। साइबरगॉजी आल्सो नोन एज ई पेडागॉजी, जब हम ऑनलाइन पेडागॉजी यूज करते हैं, ऑनलाइन तरीके से हम लर्निंग करते हैं, दिस इज और साइबरगॉजी refer to the principles, strategies, and practices involved in teaching and learning in digital and online environments. ठीक है। तो हमारे पास साइबरगॉजी, ऑनलाइन पेडागॉजी आर ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, एंड्रागॉजी टीचिंग मेथड फॉर एडल्ट्स, पेडागॉजी टीचिंग मेथड्स फॉर चिल्ड्रन और यंग बॉयज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, 1 to 1, व्हाट इज मीन बाय प्रॉम्प्ट एंड लेसन। ये देखो प्रॉम्प्ट जो है ये एक एक धक्का देना या जल्दी जल्दी पढ़ना किसी चीज को, दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अभी वो पढ़ रहा है 1 2 3 4 वो भूल जाता है, तो टीचर उनको एक हेल्प प्रोवाइड करता है कि 1 2 3 4 थोड़ा सा पढ़ लेता है, 4 या 4 जस्ट एफ पढ़ लेता है, तो स्टूडेंट जो है वो उसके जहन में चीजें आ जाती है और जल्दी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस प्रॉम्प्टिंग, या इसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है। इट इज अ स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज एनी डिटेक्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग ऑफ अ बॉडी। Any detectable change in the surrounding of a body is called stimuli or stimulus. ठीक है। तो it is a stimuli
which is used by a teacher to help learner to respond. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी एक लर्नर है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, तो उसको हेल्प करने के लिए क्या होता है, एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, एक हेल्प दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, a learner forget to respond, the teacher suddenly gave a clue for help. लर्नर भूल जाता है रिस्पॉन्स करना, तो टीचर क्या करता है, उसको सडनली एक क्लू देता है, एक हेल्प देता है, एक पुश देता है. दिस इज अ टाइप ऑफ स्केफोल्डिंग भी कह सकते हैं, लेकिन स्केफोल्डिंग में इस तरह होता है कि स्केफोल्डिंग में हम उसी वक्त तक उनको हेल्प देते हैं जब तक कि वो मास्टरी ना हो जाए. ठीक है, और पॉइंट में ऑन द स्पॉट जब उसकी हम हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 122 व्हाट इज द डिफरेंस अमंग टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. हर एक पेपर में, हर एक इंटरव्यू में इसका डिफरेंस, अगर डिफरेंस ना हो तो किसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज मेजरमेंट, किसी से पूछा जाता है व्हाट इज असेसमेंट, किसी से पूछा जाता है व्हाट इज इवैल्यूएशन. ठीक है. टेस्ट, टेस्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस which measure a specific behavior of a person. जब हम सवालात का एक मजमुआ बनाते हैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का या स्पेसिफिक बंदे का बिहेवियर चेक करने के लिए, दिस इज टेस्ट. टेस्ट हमने बना लिया, टेस्ट बनाने के बाद हमने स्कोरिंग की, दिस इज स्कोरिंग. स्कोरिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट और क्वांटिफिकेशन इज कॉल्ड मेजरमेंट. तो मेजरमेंट इज द स्कोरिंग और क्वांटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट. क्वांटिफिकेशन भी हो गई, मार्क्स भी हमने दे दिए. अभी ये मार्क्स हमें क्या सेंस दे रहा है, क्या मीनिंग दे रहा है, दिस इज मेजरमेंट. अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है. जब इंटरप्रेट हो जाएगा तो एक सेंस देगा. असेसमेंट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोरिंग फॉर टू डेवलप अ सेंस, while evaluation is summative. ये लास्ट प्रोसेस है एंड मीन टू जज द वैल्यू, वर्थ एंड क्वालिटी ऑफ अ प्रोग्राम. तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट का या किसी प्रोग्राम का हम जब हम वैल्यू, वर्थ और क्वालिटी चेक करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इवैल्यूएशन. इट्स अ समेटिव प्रोसेस. लास्ट प्रोसेस होता है, द एंड होता है, फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप होता है. ठीक है. अच्छा, समझ लग रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये असेसमेंट और एवेल्यूएशन में हम जब टाइप्स की बात करते हैं ना, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव और लास्ट वन, ये जो तीनों असेसमेंट है इनको हम एवेल्यूएशन की टाइप्स में कहते हैं और असेसमेंट की भी, जी जी, दोनों में ऐड कर बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल ना. बिल्कुल बिल्कुल. वेल डन. इसको हम मतलब जिस तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव असेसमेंट, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नहीं हो सकती. ठीक है. इवैल्यूएशन जस्ट टू ठीक है. टाइप, हाँ टू टाइप हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन असेसमेंट को आप ड्यूरिंग द प्रोसेस, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में आप उसको अप्लाई करोगे, बिल्कुल एवेल्यूएशन फिर एंड में आता है. बिल्कुल. असेसमेंट तो होता ही इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिबेट इस पे है. अगर हम समेटिव असेसमेंट को देखें तो समेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बोथ आर सेम. तो ठीक है, दोनों जो है ये ठीक. सेम ही चीज है. लेकिन अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग, वाइल डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज इन द बिगिनिंग. ठीक है. तो यहाँ ठीक पर है. हाँ, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि इवैल्यूएशन और समेटिव असेसमेंट में, इवैल्यूएशन और समेटिव असेसमेंट में यही डिफरेंस है कि जो फॉर एग्जांपल अगर हम इसी असेसमेंट का कोई पार्ट लास्ट एग्जाम में इंक्लूड करते हैं तो इट विल बी और इवैल्यूएशन, तो फिर ये हमारा इवैल्यूएशन होगा. हाँ, अगर हम इंक्लूड नहीं करते तो वो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होगा. ठीक है. लेकिन एज सच समेटिव इवैल्यूएशन और इवैल्यूएशन जो है, ये समेटिव असेसमेंट, सॉरी, समेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन जो है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं. ठीक है. अच्छा जी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, अक्सर पूछे जाते हैं. ठीक है, दो क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे इससे. तो जो एलिमेंट ऑफ एजुकेशन है, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन. पेडागोजी को हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, दीज फोर आर द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, व्हाइल द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज आल्सो फोर. वो कौन कौन से है? साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन. ठीक है. तो ये है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जबकि एलिमेंट ऑफ एजुकेशन जो है ये फोर है. जबकि एलिमेंट ऑफ करिकुलम क्या है, वो भी फोर है. वो है ऑब्जेक्टिव्स, और सेकंड क्या है उसमें, कंटेंट है मेरे ख्याल में, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन.
ये हमारे पास करिकुलम का के जो है फोर एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 123, हाउ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम समेटिव असेसमेंट। ये देखो, डायग्नोस्टिक असेसमेंट स्पेसिफिकली यूज होता है जो डिफिकल्टीज होती है, लर्निंग डिफिकल्टीज या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूज करते हैं। जबकि समेटिव असेसमेंट हम लास्ट में यूज करते हैं कि प्रोग्राम की जो आउटपुट है, अचीवमेंट है, उसको हम जो है जान सके, ठीक है। तो diagnostic assessment is done to find out difficulties and strength and weaknesses. It's mostly done prior to a program. ज्यादातर ये प्रोग्राम के स्टार्ट में ही यूज होता है, मिडल में यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो ज्यादातर ये स्टार्ट में यूज हो सकता है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, मतलब स्टूडेंट की मेंटल लेवल क्या है, उसको आया कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो उसके लिए हम प्रॉपर अरेंजमेंट करके ही फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम स्टार्ट में करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट को, ठीक है। वाइल समेटिव असेसमेंट इज डन एट लास्ट टू नो अबाउट अचीवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये हम प्रोग्राम की अचीवमेंट के लिए भी ही यूज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जिस तरह पहले कहा कि समेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बोथ आर सेम थिंग इन दिस टर्म। यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से इसको डिफाइन करें तो ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज ऑथेंटिक असेसमेंट। एक होता है असेसमेंट, एक होता है ऑथेंटिक असेसमेंट। तो ऑथेंटिक असेसमेंट वो होता है कि जिसमें हम एक लर्नर की कॉग्निटिव एज वेल एज अफेक्टिव एज वेल एज कुनेटिव और साइकोमोटर डोमेन, तीनों को जब हम असेस करें, दिस इज ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है। और ये किस तरह कर सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, इन टोटल रिकॉर्ड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आजकल ये जो पोर्टफोलियो है, ये भी एक ऑथेंटिक असेसमेंट के जरिए ही के लिए ही यूज होता है। और ये जो वेस्टर्न स्कूल्स है और वेस्टर्न जो सोसाइटी है, ज़्यादातर वो एग्जाम नहीं लेते, वो असेसमेंट और ये जो सॉरी पोर्टफोलियो जो रिकॉर्ड होता है, उसी बेस पे ही स्टूडेंट की जो इवोल्यूशन है वो करते हैं, ठीक है। Authentic assessment is the type of assessment in which three domains of Bloom's taxonomy involve, like portfolio, anecdotal record, problem solving, activity based, ठीक है। पोर्टफोलियो का क्या है, इट इज द पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क फॉर द पर्पस टू इवेलुएट, ठीक है, ये है पोर्टफोलियो। वाइल anecdotal रिकॉर्ड जो है, दीज आर द रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिव बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट के बिहेवियर होते हैं, तो उसके रिकॉर्ड को हम anecdotal रिकॉर्ड कहते हैं। जबकि anecdotal रिकॉर्ड टीचर रखता है, और जो पोर्टफोलियो होता है ये ज़्यादातर हेडमास्टर या हेड ऑफ द स्कूल के ऑफिस में ही जो है वो होता है। पोर्टफोलियो के फिर टाइप्स भी है, शोकेस पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो के कुछ टाइप्स भी है, ठीक है। व्हाट आर एरियाज ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के एरियाज और फिलॉसफी के मूड्स, मूड्स कहते हैं स्टाइल्स को। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि एरियाज ऑफ फिलॉसफी क्या है, तो इसका मतलब है कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी क्या है। तो वो तीन है, बेसिक तीन है, जो कि एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और मेटाफिजिक्स है, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी डील विद नॉलेज एंड थियरीज ऑफ नॉलेज, ओंटोलॉजी डील विद रियलिटी, रियलिटी अबाउट रियलिटी, एंड मेटाफिजिक्स, अच्छा सॉरी, ये मेटाफिजिक्स की जगह या अंटोलॉजी की जगह अगर हम एक्सियोलॉजी लिख ले तो ठीक होगा। यहाँ पर ये अंटोलॉजी और मेटाफिजिक्स ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अंटोलॉजी कम अंडर मेटाफिजिक्स, ठीक है। एक है एपिस्टेमोलॉजी, दूसरी है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, एथिक्स, एस्थेटिक्स, ठीक है। और जो मेटाफिजिक्स है, बेसिकली इट्स द स्टडी ऑफ रियलिटी और रियलिटी अबाउट रियलिटी, ठीक है। दिस इज मेटाफिजिक्स। तो ये तीन एरियाज है फिलोसफी के। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट आर टाइप्स ऑफ पेंशन। तो पेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसके मेजर 4 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट एनुअल पेंशन, सेकंड सुपर इनोवेशन, थर्ड रिटायरमेंट, फोर्थ कंपेंसेटरी। इनवैलिड पेंशन का मतलब यही है कि मेडिकली फॉर एग्जांपल एक बंदा अनफिट है और वो रिटायरमेंट लेना चाहे, दिस इज इनवैलिड पेंशन। सुपर इनोवेशन पेंशन इज द टाइप ऑफ पेंशन व्हिच इज टेकन ऑन 60 ईयर्स, 60 साल की जो रिटायरमेंट होती है और जो पेंशन मिलता है उसको हम सुपर इनोवेशन कहते हैं। रिटायरमेंट पेंशन वो होता है जिसके लिए एक बंदा
25 साल की उम्र में एलिजिबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदी की एज 25 साल तक पहुंच जाती है, तो उसका जो रिटायरमेंट एज है वो पूरा हो जाता है और वो ले सकता है अपना रिटायरमेंट। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल उसकी एज 25 तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उसकी टोटल एज जो है वो 50 ईयर है, तो स्टिल दे हैव 10 ईयर, उसके साथ अभी भी 10 साल है, अगर वो कर सकता है। लेकिन इसी पिछले दिनों भी हमारा एक टीचर था, तो 45 ईयर पे जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो मतलब ये कि उसकी जो एज थी वो जब 60 साल तक पहुंच गई, सुपर इनोवेशन, मतलब सुपर इनोवेशन के बाद आप जारी नहीं कर सकते, आपने रिटायरमेंट होना ही होना है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपका अपना चॉइस है। अगर आप रिटायरमेंट लेते हो ठीक है, अगर नहीं लेते यू कैन डिले योर सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, कंपेंसेटरी, इसको हम जबरी रिटायरमेंट भी कहते हैं, या कोई कंपनसेशन दे के गवर्नमेंट आपको रिटायर कर सकता है। जिस तरह ये गोल्डन हैंडशेक का फार्मूला जो पीटीआई के गवर्नमेंट में आया था, कि जो सीनियर टीचर्स है उसको हम ज्यादा पैसे दे के या कंपनसेशन दे के उसको हम फारिग करेंगे और वो रिटायर ले ले। ठीक है, रिटायरमेंट ले ले, तो दिस इज कंपेंसेटरी, जो कि जबरी रिटायरमेंट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, 4 टाइप से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, और यही पूछे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या कोई अच्छा सा पॉइंट जो ऐड करना चाहता है, चाहती हो, तो यू कैन ऐड, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के साइड से। अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? इसके अलावा मैं कह रही थी कि अगर रिसर्च में वन सैंपल की टेस्ट और उसके लिए एक अलग लेक्चर आप रख देना जी जी तो जी। उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। कोरिलेशन, वन सैंपल रिग्रेशन, ये थोड़ा ठीक, सा अगर हो जाए ना ठीक है। कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अगर एक प्लेलिस्ट मेरा चैनल अच्छा। आप लोग देख लो, तो उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें आगे आ रही है, आप लोग देख लो, एक क्वेश्चन भी नहीं अच्छा। रहेगा अच्छा। बाकी, और आपकी बात ठीक है। चलो, इसके बाद मैं अच्छा। एक एक या दो दो क्वेश्चन जो है वो रिसर्च से भी इंक्लूड करता रहूंगा। इसमें क्वेश्चन है भी, ठीक आगे है। आ रही ठीक है, है। लेकिन इंशाल्लाह मैं इंक्लूड करता रहूंगा। बहुत अच्छा सजेशन है, और बहुत से, जिस तरह रिग्रेशन, कोरिलेशन, एनोवा, इनकोआ, मेनकोआ, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जी अदरवाइज जी। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कल हमने पढ़ाए थे, इसी तरह और भी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इसमें इंक्लूड अच्छा। करूंगा। ठीक है। चलिए सही है। जी। ओके जी, ओके। अच्छा जी, एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ गुड टीचिंग। अच्छा जो टीचिंग होता है उसके फीचिंग जो है फीचर्स क्या है, खसूसियात क्या है। तो जाहिर बात है, जो अब अच्छा टीचिंग होगा तो उसमें स्टूडेंट क्या होगा, मगन होगा। वो उसमें स्टूडेंट की एंगेजमेंट होगी, वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, वो एक गोल ओरिएंटेड होगा। ठीक है। अच्छा, क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होगा, एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी उसमें, अडॉप्टिबिलिटी होगी उसमें। अडॉप्टेबल मीन के जो पढ़ा रहा है उन चीज़ों को अडॉप्ट करना, असेसमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होगी उसमें। ठीक है, मतलब जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट हजम कर रहे हैं, और उसी बेस पे फीडबैक भी दे रहा है, क्योंकि गुड टीचिंग है ना। मोटिवेशन होगी उसमें, वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट होंगे उसके, रेस्पेक्ट एंड इंक्लूसिविटी, रेस्पेक्ट होगा, इंक्लूसिविटी मीन सारे क्लास को इन्वॉल्व करना। ठीक है, उसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, एम्पैथी होनी चाहिए, एंड पेटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उसके अंदर, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कि जो स्टूडेंट को इस पे मजबूर करे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर होना चाहिए। ठीक है, कि वो जो है अपनी जो सर्विसेज है वो बेटर और इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर सके। पैशन फॉर टीचिंग, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, जो NPSTs, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर 2009 में जो पाकिस्तान में डेवलप हुए थे, 10 है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली ये जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे पास, हम किताबों से नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जो हमारे पास जर्नल्स होते हैं ऑनलाइन, या तो उससे हम ले सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, जिसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं, जो कि रियलिज्म कहते हैं इसके बारे में, कि एम्पिरिकल नॉलेज इज बेसिकली द ट्रू नॉलेज। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स है, इससे जो नॉलेज गेन होगा, दिस इज आवर एम्पिरिकल नॉलेज।
ठीक है। तो ये इससे हम नॉलेज हासिल करते हैं। इंट्यूशन नॉलेज, वजदान, जो हमारा वजदान होता है अंदर से, कभी कभी हम जो इंट्यूशन नॉलेज पे, इस पे कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे, जो उन्होंने इनसाइट थिंकिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम था आहा। और उस उन्होंने एक चिंपैंजी के भूखा चिंपैंजी था, तो उसको कुछ खेले बनाना जो थे वो अविजा किए। तो उसको पहुंचने के लिए उन्होंने स्टिक रख लिए उसके साथ। तो अभी वहां पर कोई नहीं है, चिंपैंजी कोशिश कर रहा है कि वो खेलों तक पहुंच जाए, नहीं पहुंच रहा। तो उन्होंने स्टिक्स उठाए, स्टिक्स को प्रॉपर तरीकों से उन्होंने यूज किए, और जो बनाना थे उनको तोड़ के उन्होंने खा लिए। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन अंदर से उनको ये नॉलेज आ गया। तो दिस नॉलेज, कोहलर ने उनको क्या किया, उन्होंने, जो कि स्टॉल्ट साइकोलॉजी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने इसको इंट्यूशन और इनसाइट नॉलेज जो है इसका नाम दिया, जिसको हम वजदान कहते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर से भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है आजकल, तो 90% ऑफ लर्निंग इज फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। ठीक है। एक्सपर्ट्स, इसका भी नॉलेज जो है हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट के नॉलेज में यही मसला होता है कि हो सकता है कि वो जो एक्सपर्ट्स है, ये इसका झुकाव किसी एक एरिया की तरफ बहुत ज़्यादा हो। तो एक एरिया में या तो बंदा एक्सपर्ट होगा, या फेवरेटिज्म की तरफ जाएगा, या नेपोटिज्म की तरफ जाएगा। ठीक है। रेशनल नॉलेज, जो हमारी रीजन बेस्ड नॉलेज है, दिस इज अगेन अ सोर्स ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड पर्सनालिटी। अगर हम पर्सनालिटी को देखें, पर्सनालिटी एज अगर हम इसको देखें तो पर्सनालिटी मीन परसोना। ठीक है। परसोना मीन द मास्क। जिस तरह मास्क एक बंदे के चेहरे को ढांपता है, तो पर्सनालिटी हमारे वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ढांपते हैं, जो हमारी मतलब द वे वी थिंक, द वे वी ईट, द वे वी गो, द वे वी टॉक, द वे ऑफ और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। पर्सनालिटी इज जस्ट नॉट द पार्ट ऑफ और फिजिक। अक्सर हम किसी की फिजिक को देखते हुए हम कहते हैं कि यार बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी ये नहीं है, पर्सनालिटी में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है। तो पर्सनालिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस जो है, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इंसान को फर्स्ट अपने अंदर झांकना, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस कि मैं कितने पानी में हूँ। तो ये है सेल्फ अवेयरनेस। ह्यूमिलिटी, आजिज़ी इंसान में होनी चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाहिया फन भी होना चाहिए उसमें, बिल्कुल बोर्डम नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसके इंप्रूव होने चाहिए। इंटीग्रिटी, देखो इंटीग्रिटी क्या है, when you are on the rule, or when you are sticking on the rule, whether anyone is watching you or not। अगर कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन आप जो अपने उसूल है उस पर कायम रहो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतिसाब, रेजिलेंस होना चाहिए। रेजिलेंस मीन कि जब आप गुस्से में होते हो तो गुस्से से वापस आप नॉर्मल पोजीशन पे आते हो, और नॉर्मल से गुस्से मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना इज रेजिलेंस। ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। डिसीजन मेकर होना चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी मीन टू 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 प्रोड्यूस अ नोवेल आइडेंटिटी। एक नई चीज को बनाने के लिए जो है अच्छी पर्सनालिटी, वो क्या करेगा, वो सोच करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 जो है, इट्स अ टाइप ऑफ लेंथी क्वेश्चन। हाउ पॉजिटिविज्म इज डिफरेंट फ्रॉम pragmatism? Time is draining,